Women Who Run with the Wolves, लेखिका क्लरिसा पिंकोला एस्टेज। जंगली स्त्री का मनोविज्ञान। ये पुस्तक एक मूल प्रश्न से शुरू होती है, क्यों आधुनिक महिला अक्सर थकी हुई, बिखरी हुई और अपनी ही पहचान से कटी हुई महसूस करती है। लेखिका कहती है कि हर महिला के भीतर एक सहज, स्वाभाविक, रचनात्मक और अंतर्ज्ञानी प्रकृति होती है। वह प्रकृति नियंत्रित नहीं होती, वह जीवित होती है, लेकिन समाज, परिवार, परंपरा, भय और शर्म के कारण वो स्वाभाविक ऊर्जा दब जाती है। लेखिका उस दबे हुए हिस्से को जंगली स्त्री कहती हैं। यह जंगलीपन असभ्यता नहीं है, यह आंतरिक सच्चाई है। ये वह मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां महिला अपनी सहज बुद्धि, अपने शरीर की भाषा और अपनी भावनाओं पर भरोसा करती है। पूरी पुस्तक लोक कथाओं, मिथकों और स्त्री आधारित कथाओं के माध्यम से यह दिखाती है कि आधुनिक स्त्री की समस्याएं नई नहीं हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही मनोवैज्ञानिक टूटनों का परिणाम हैं। अब हम अध्याय दर अध्याय समझते हैं। अध्याय 1, ला लोबा, आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली स्त्री। पहली कथा एक ऐसी स्त्री की है जो रेगिस्तान में भटकती है और हड्डियां इकट्ठा करती है। जब पूरा कंकाल इकट्ठा हो जाता है, वो उसे गीत के माध्यम से जीवन देती है। इस कहानी का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? ये कथा उस स्त्री के बारे में है जो अपने टूटे हुए हिस्सों को वापस इकट्ठा करती है। आधुनिक महिला अक्सर भावनात्मक आघात, अस्वीकृति, प्रेम में धोखा, पारिवारिक दबाव या करियर की असफलताओं से भीतर से टूट जाती है। वो अपने कुछ हिस्सों को दबा देती है, कुछ सपने छोड़ देती है, कुछ इच्छाएं दफना देती है। यह कहानी कहती है कि उपचार बाहर नहीं, भीतर है। हड्डियां क्या हैं? वे हमारी भूली हुई प्रतिभाएं हैं, हमारी छोड़ी हुई इच्छाएं हैं, हमारे वे हिस्से हैं जिन्हें हमने अस्वीकार कर दिया। गीत क्या है? स्वीकार करना, याद करना, अपने दर्द को शब्द देना। जब महिला अपने भीतर दबे हिस्सों को पहचानती है और उन्हें फिर से जीवन देती है तो उसकी आत्मा पुनर्जीवित होती है। अध्याय 2, ब्लूबियर्ड, विषाक्त संबंधों की पहचान। इस कथा में एक युवा स्त्री एक रहस्यमय पुरुष से विवाह करती है। वह उसे एक कमरे में जाने से मना करता है। जब वो मना की गई जगह में जाती है तो उसे भयावह सच्चाई पता चलती है। इस कहानी का मनोवैज्ञानिक अर्थ है, महिलाएं अक्सर अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज करती हैं। विषाक्त संबंध हमेशा शुरुआत में आकर्षक लगते हैं। नियंत्रण को सुरक्षा समझ लिया जाता है, ईर्ष्या को प्रेम समझ लिया जाता है। कहानी का प्रतिबंधित कमरा क्या है? वो सच है जिसे महिला देखना नहीं चाहती। वो लाल संकेत हैं जिन्हें वो अनदेखा करती है। जब वो सच्चाई देखती है तो उसके भीतर जागरूकता जन्म लेती है और वही जागरूकता उसे बचाती है। ये अध्याय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो बार बार विनाशकारी संबंधों में फंस जाती हैं। लेखिका कहती हैं, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखिए, असहजता को दबाइए मत। अध्याय 3, वासा लिसा, आंतरिक बुद्धि की खोज। ये कथा एक लड़की की है जिसे उसकी माँ एक छोटी सी गुड़िया देती है और कहती है कि कठिन समय में इससे सलाह लेना। माँ की मृत्यु के बाद सौतेली माँ उसे खतरनाक कार्य पर भेजती है। इस कथा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। माँ की दी हुई गुड़िया बाहरी वस्तु नहीं है, वो आंतरिक मार्गदर्शन है। जब एक लड़की अपनी माँ से भावनात्मक जुड़ाव और आत्मविश्वास पाती है तो उसके भीतर एक स्थिर आवाज विकसित होती है। लेकिन जब वो समर्थन नहीं मिलता तो महिला बाहरी मान्यता पर निर्भर हो जाती है। ये अध्याय सिखाता है कि आंतरिक मार्गदर्शन कैसे विकसित किया जाए, अपनी ही समझ पर भरोसा कैसे किया जाए। अध्याय 4, हैंडलेस मेडन, आघात और पुनर्निर्माण। इस कथा में एक लड़की को मजबूरी में अपने हाथ खोने पड़ते हैं। ये कहानी उस स्त्री की है जिसकी क्षमता छीन ली गई है, कभी परिवार के दबाव से, कभी पितृसत्तात्मक नियंत्रण से, कभी आर्थिक निर्भरता से। हाथ खोना क्या है? स्वतंत्रता खोना। लेकिन कहानी का अंत पुनर्निर्माण में होता है। महिला धीरे धीरे फिर से खड़ी होती है, नई पहचान बनाती है। यह अध्याय ट्रॉमा रिकवरी का मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत करता है। ये केवल प्रारंभिक 4 अध्यायों का विस्तारित विश्लेषण है। आगे के भागों में हम समझेंगे लाल जूते वाली स्त्री और अनियंत्रित जुनून, समुद्री स्त्री और भावनात्मक गहराई, बदसूरत बतख और पहचान का संकट, भेड़िया स्त्री और सहज शक्ति, रचनात्मकता का चक्र, प्रेम, क्रोध और मातृत्व की जटिलताएं। ये भाग 2 है। हम अध्याय 5 से आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया जा रहा है और प्रत्येक कथा को आधुनिक महिला की मानसिक वास्तविकता से जोड़ा जा रहा है। अध्याय 5, लाल जूते, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और आत्मविनाश। इस कथा में एक युवती लाल जूते पहनती है। जूते सुंदर हैं, आकर्षक हैं, लेकिन एक बार पहन लेने के बाद वे उसे लगातार नचाते रहते हैं। वो रुकना चाहती है पर रुक नहीं पाती। मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? लाल जूते उस कृत्रिम पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं
जिसे महिला समाज की स्वीकृति पाने के लिए पहनती है। जब किसी लड़की को बचपन में पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती तो वो बाहरी उपलब्धियों के माध्यम से खुद को सिद्ध करने लगती है। वो काम करती है, दौड़ती है, साबित करती है, लेकिन रुक नहीं पाती। ये अध्याय बताता है कि महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा आत्म स्वीकृति की कमी से जन्म लेती है तब वो आत्म विनाशकारी बन जाती है। आधुनिक संदर्भ में ये परफेक्शनिज्म, ओवरवर्क, लगातार तुलना और सोशल मीडिया आधारित मान्यता की भूख के रूप में दिखाई देता है। लेखिका चेतावनी देती है कि यदि महिला अपने प्राकृतिक ताल से कट जाती है तो वो बाहरी ताल पर नाचती रहती है जब तक कि वो थककर गिर न जाए। अध्याय 6 सील स्किन, भावनात्मक प्रामाणिकता की चोरी। इस कथा में एक समुद्री स्त्री की त्वचा चुरा ली जाती है। बिना अपनी असली त्वचा के वो जमीन पर रहने को मजबूर होती है। वो शादी करती है, बच्चे होते हैं, जीवन चलता है, लेकिन भीतर से वो अधूरी रहती है। अंततः जब उसे अपनी त्वचा वापस मिलती है वो लौट जाती है। यह कथा उन महिलाओं की है जिन्होंने अपने वास्तविक स्वभाव को छिपा दिया है। सील की त्वचा क्या है? वो सहजता है, वो रचनात्मकता है, वो हिस्सा है जो स्वतंत्र है। जब किसी महिला से उसका स्वाभाविक स्वभाव छीन लिया जाता है, वो कार्य करती रहती है, निभाती रहती है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। कई महिलाएं विवाह, परिवार या सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपनी कला, अपनी आवाज या अपने सपनों से दूर हो जाती हैं। बाहर से उनका जीवन व्यवस्थित दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरी उदासी रहती है। ये अध्याय सिखाता है कि यदि महिला अपने असली स्व को लंबे समय तक दबाती है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। अध्याय 7 बदसूरत बतख, पहचान का संकट। ये कथा एक ऐसी बच्ची की है जिसे उसके परिवार में अलग समझा जाता है। वह अपने परिवेश में फिट नहीं होती, उसे अस्वीकार किया जाता है, लेकिन अंततः वो समझती है कि वो गलत नहीं थी, वो बस गलत जगह थी। ये अध्याय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने बचपन में स्वयं को अयोग्य या अलग महसूस किया। कई बार समस्या व्यक्ति में नहीं होती बल्कि वातावरण में होती है। जब एक संवेदनशील, रचनात्मक या गहराई से सोचने वाली लड़की ऐसे परिवार या समाज में पली बढ़ी हो जहां उसकी प्रकृति को महत्व नहीं मिला तो वो खुद को दोष देने लगती है। लेखिका कहती हैं कि आत्मस्वीकृति तब आती है जब महिला अपने वास्तविक समुदाय को खोज लेती है। सही वातावरण पहचान को पुनर्जीवित करता है। अध्याय 8 शिकार की गंध, पहचानना, अंतर्ज्ञान की पुनर्प्राप्ति। इस भाग में लेखिका ये समझाती हैं कि हर महिला के भीतर एक संवेदनशील चेतावनी प्रणाली होती है। यह प्रणाली उसे बताती है कि कौन सा व्यक्ति सुरक्षित है और कौन नहीं, कौन सा अवसर स्वस्थ है और कौन हानिकारक। लेकिन बचपन में यदि लड़की को बार बार कहा गया हो कि तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हारी भावनाएं गलत हैं, तुम्हें समझ नहीं है, तो वो अपनी ही संवेदनाओं पर शक करने लगती है। यही कारण है कि कई महिलाएं लाल संकेतों को नजरअंदाज करती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अंतर्ज्ञान विकसित करना एक कौशल है। शरीर की प्रतिक्रिया सुनना, असहजता को दबाना नहीं, धीमी चेतावनी संकेतों को पहचानना, ये सब मानसिक परिपक्वता के संकेत हैं। अध्याय 9 रचनात्मक जीवन चक्र। लेखिका बताती हैं कि स्त्री की ऊर्जा सीधी रेखा में नहीं चलती, वह चक्रीय होती है। सृजन, पालन, विराम, विनाश, पुनर्जन्म। यह चक्र केवल मातृत्व से जुड़ा नहीं है, ये मानसिक और रचनात्मक जीवन से जुड़ा है। समस्या तब शुरू होती है जब महिला से अपेक्षा की जाती है कि वो हमेशा उत्पादक रहे। हमारी आधुनिक कार्य संस्कृति निरंतर प्रदर्शन चाहती है, लेकिन प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक संरचना उतार चढ़ाव वाली है। जब महिला अपने विश्राम और एकांत के समय को अपराध समझती है तो वो धीरे धीरे थकावट की स्थिति में पहुंच जाती है। ये अध्याय विशेष रूप से मानसिक थकावट और भावनात्मक बर्नआउट को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक हम अध्याय 9 तक पहुंचे हैं। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे प्रेम और शक्ति का संघर्ष, क्रोध की स्वस्थ भूमिका, मातृत्व और पहचान, बुढ़ापे में स्त्री शक्ति और अंततः जंगली स्त्री की पूर्ण पुनर्प्राप्ति। अध्याय 10 प्रेम में स्त्री की शक्ति और आत्महानि का जोखिम। इस भाग में लेखिका स्त्री के प्रेम की प्रकृति का विश्लेषण करती हैं। वह बताती हैं कि स्त्री प्रेम को केवल भावनात्मक अनुभव नहीं मानती बल्कि अस्तित्व का विस्तार मानती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रेम आत्मत्याग में बदल जाता है। कई महिलाएं प्रेम में अपनी सीमाएं खो देती हैं। वे साथी की भावनात्मक रिक्तता भरने की जिम्मेदारी ले लेती हैं। वे घायल पुरुष को ठीक करने का प्रोजेक्ट बना लेती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह किससे जुड़ा है? बचपन में यदि लड़की को स्वीकृति शर्तों पर मिली हो तो वो सीखती है कि प्रेम कमाया जाता है। वह ये भी सीख सकती है कि उसे देखे जाने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त देना होगा। ये अध्याय चेतावनी देता है कि उपचारक बनने की इच्छा कभी कभी आत्मविनाश का कारण बन सकती है। स्वस्थ प्रेम में सहानुभूति होती है, लेकिन आत्मत्याग नहीं।
स्वस्थ प्रेम में साझेदारी होती है, लेकिन आत्मलोप नहीं। अध्याय 11। क्रोध का पवित्र कार्य। समाज स्त्री के क्रोध को अस्वीकार्य मानता है। उसे शांत, समायोजित और धैर्यशील होने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि क्रोध विनाशकारी नहीं है। अनदेखा किया गया क्रोध विनाशकारी होता है। क्रोध एक चेतावनी तंत्र है। ये बताता है कि कोई सीमा पार हुई है। जब लड़की को बचपन में कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, चुप रहो, सहन करो, तो वो अपने रक्षा तंत्र को दबा देती है। परिणाम क्या होता है? अंदर जमा आक्रोश, अवसाद, अचानक विस्फोट या आत्मदोष। ये अध्याय सिखाता है कि स्वस्थ क्रोध सीमा निर्धारित करता है। ये संबंध तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान बचाने के लिए होता है। अध्याय 12 है। मातृत्व का मनोवैज्ञानिक पुनर्पाठ। लेखिका मातृत्व को केवल जैविक भूमिका तक सीमित नहीं करती। हर स्त्री के भीतर सृजन की क्षमता होती है। वह विचारों को जन्म देती है, रिश्तों को पोषित करती है, परियोजनाओं को विकसित करती है। लेकिन यदि मातृत्व केवल त्याग के रूप में देखा जाए तो स्त्री अपनी पहचान खो सकती है। कई महिलाएं मां बनने के बाद अपराध बोध और आत्मविस्मरण के बीच फंस जाती हैं। यह अध्याय बताता है कि स्वस्थ मातृत्व में आत्म देखभाल शामिल है। जो स्त्री स्वयं पोषित नहीं है, वो लंबे समय तक किसी और को पोषित नहीं कर सकती। अध्याय 13। बुढ़ापा और आंतरिक स्वतंत्रता। समाज युवावस्था को महत्व देता है, लेकिन लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ना स्त्री की शक्ति का ह्रास नहीं है। जैसे जैसे स्त्री जीवन के अनुभवों से गुजरती है, उसकी अंतर्दृष्टि गहरी होती है। वह बाहरी स्वीकृति पर कम निर्भर होती है। वो चयनात्मक हो जाती है। वो अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीखती है। ये अध्याय विशेष रूप से उस सांस्कृतिक मिथक को चुनौती देता है कि स्त्री की शक्ति उसकी युवावस्था में है। लेखिका कहती हैं कि वृद्ध स्त्री वह है जिसने कई चक्र पूरे किए हैं। वो मार्गदर्शक बनती है। अध्याय 14। रचनात्मकता और आत्मा का पुनर्जन्म। यहाँ पुस्तक का केंद्र रचनात्मक जीवन की ओर लौटता है। रचनात्मकता केवल कला नहीं है, यह जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने की क्षमता है। जब स्त्री अपनी आंतरिक आवाज सुनती है तो वो सृजन करती है। जब वो उस आवाज को दबाती है तो वो सूखने लगती है। लेखिका बार बार कहती हैं कि आत्मा का पोषण नियमित अभ्यास से होता है। एकांत लेखन, प्रकृति से जुड़ाव, शारीरिक लय का सम्मान, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, ये सब आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। अध्याय 15। जंगली स्त्री की पूर्ण पुनर्प्राप्ति। अंतिम अध्यायों में लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि जंगली स्त्री कोई आदर्श नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। वो पहले से भीतर मौजूद है। समस्या यह नहीं कि वो अनुपस्थित है, समस्या ये है कि उसकी आवाज दब गई है। जब स्त्री अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती है, अपने क्रोध को समझती है, अपने प्रेम में सीमाएं रखती है, अपने रचनात्मक चक्र को स्वीकारती है और अपनी उम्र को सम्मान देती है, तब वह अपने मूल स्व से पुनः जुड़ती है। यह पुस्तक किसी बाहरी विद्रोह की वकालत नहीं करती, यह आंतरिक पुनर्संयोजन की बात करती है। आधुनिक महिला की समस्याएं नई नहीं हैं, वे दबी हुई सहजता, अस्वीकृत क्रोध, अवरुद्ध रचनात्मकता और गलत समझे गए प्रेम का परिणाम है। जंगली स्त्री का अर्थ है प्राकृतिक, अंतर्ज्ञानी, सीमाओं से अवगत और जीवनदायी स्त्री। यह यात्रा संघर्षपूर्ण है लेकिन संभव है। अब तक हमने पूरी पुस्तक की संरचना को कवर कर लिया है, लेकिन शब्द विस्तार अभी मध्य स्तर पर है। अब हम पुस्तक के विचारों को और गहराई से भारतीय सामाजिक संदर्भ और आधुनिक मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क के साथ विस्तार में समझेंगे। यहाँ से विश्लेषण और अधिक क्लिनिकल, संरचनात्मक और व्यवहारिक होगा। विस्तारित विश्लेषण। एक जंगली स्त्री और सामूहिक कंडीशनिंग। लेखिका जिस जंगली स्त्री की बात करती हैं, उसे यदि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो वह स्त्री मानस की आदिम संरचना है। यह वो सहज प्रवृत्ति है जो जीवन संरक्षण, रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक सत्य से जुड़ी होती है। समस्या ये है कि अधिकांश लड़कियों का समाजीकरण इस तरह होता है कि वे अपनी सहज प्रतिक्रियाओं पर संदेह करना सीखती हैं। भारतीय संदर्भ में यह कंडीशनिंग कई स्तरों पर दिखाई देती है। बचपन में आज्ञाकारिता को श्रेष्ठ गुण बताया जाना, परिवार की प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर रखना, लड़की के क्रोध को अविनम्रता कहना, अधिक बोलने को चरित्र से जोड़ देना। जब यह संदेश बार बार दोहराया जाता है तो लड़की अपने स्वाभाविक आवेगों को दमन करना सीखती है। यहीं से आंतरिक विभाजन शुरू होता है। एक हिस्सा वो जो वास्तविक है, दूसरा हिस्सा वो जो स्वीकार्य है। ये विभाजन दीर्घकाल में पहचान, संकट, चिंता और अवसाद का आधार बनता है। विस्तारित विश्लेषण। दो विषाक्त संबंध और अंतर्ज्ञान का दमन। ब्लूबियर्ड जैसी कथा केवल व्यक्तिगत संबंध की कहानी नहीं है, यह स्त्री की अंतर्ज्ञान क्षमता के व्यवस्थित अवमूल्यन की कहानी है।
जब लड़की को बार बार कहा जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम अधिक प्रतिक्रिया दे रही हो, तुम्हें भरोसा करना सीखना चाहिए, तो वो अपनी चेतावनी प्रणाली को दबा देती है। मनोविज्ञान में इसे गैसलाइटिंग कहा जाता है। ऐसे वातावरण में पली बढ़ी महिला वयस्क होने पर भी लाल संकेतों को अनदेखा करती है। वह असहजता को तर्क से ढक देती है। वह शंका को दोष में बदल देती है। यह अध्याय विशेष रूप से भावनात्मक शोषण, नियंत्रित विवाह और अत्यधिक अधिकारवादी संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण है। लेखिका का संदेश स्पष्ट है, अंतर्ज्ञान कोई रहस्यवादी शक्ति नहीं है। ये अनुभव, शरीर स्मृति और सूक्ष्म अवलोकन का परिणाम है। विस्तारित विश्लेषण 3 परफेक्शनिज्म और लाल जूते का मनोविज्ञान। आज की शहरी शिक्षित महिला दोहरी अपेक्षाओं में फंसी हुई है। उसे आर्थिक रूप से सक्षम भी होना है, भावनात्मक रूप से उपलब्ध भी, शारीरिक रूप से आकर्षक भी, सामाजिक रूप से विनम्र भी। यह असंभव मानक उसे निरंतर प्रदर्शन की स्थिति में रखता है। परफेक्शनिज्म वास्तव में अस्वीकृति का भय है। जब भीतर ये विश्वास बैठ जाता है कि मैं जैसी हूं वैसी पर्याप्त नहीं हूं, तब महिला खुद को सुधारने की अंतहीन दौड़ में लगा देती है। परिणाम क्या होता है? क्रॉनिक थकावट, भावनात्मक दूरी, आत्म आलोचना और गहरी अकेलापन। लेखिका कहती हैं कि जंगली स्त्री पूर्णता नहीं चाहती, वो प्रामाणिकता चाहती है। विस्तारित विश्लेषण 4 क्रोध का पुनर्मूल्यांकन। भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्री का क्रोध अक्सर नैतिक विफलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन दबा हुआ क्रोध कई रूप लेता है। शारीरिक बीमारियां, माइग्रेन, हार्मोनल असंतुलन, अचानक भावनात्मक विस्फोट या आत्मदोष। क्रोध वास्तव में सीमा निर्धारण का संकेत है। यदि महिला ये पहचान ले कि उसका क्रोध किसी मूल्य उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है, तो वो विनाशकारी प्रतिक्रिया के बजाय संरचनात्मक संवाद कर सकती है। यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। विस्तारित विश्लेषण 5 मातृत्व और आत्मविस्मरण। भारतीय परिवारों में मातृत्व को पवित्र भूमिका माना जाता है, लेकिन पवित्रता के नाम पर आत्मलोप को सामान्य बना दिया जाता है। कई महिलाएं अपनी पहचान पूरी तरह बच्चों और परिवार में विलीन कर देती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें शून्यता का अनुभव होता है। ये शून्यता इसलिए नहीं है कि वे असफल हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने रचनात्मक और व्यक्तिगत आयामों को स्थगित कर दिया था। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि स्वस्थ मातृत्व में सीमाएं, विश्राम और व्यक्तिगत विकास शामिल होना चाहिए। विस्तारित विश्लेषण 6 आंतरिक चक्र और मानसिक स्वास्थ्य। स्त्री की ऊर्जा रैखिक नहीं है, वह चक्रीय है। यह केवल जैविक चक्र की बात नहीं है, यह भावनात्मक और रचनात्मक लय की बात है। कभी वह अत्यधिक सृजनशील होती है, कभी वह भीतर सिमटना चाहती है, कभी वह संबंधों में खुली होती है, कभी वो एकांत चाहती है। यदि समाज उससे स्थायी उत्पादकता की अपेक्षा करता है, तो वो अपने प्राकृतिक लय से कट जाती है। ये कटाव बर्नआउट का आधार है। समापन की ओर इस पुस्तक का मूल तर्क यह नहीं है कि महिला समाज के विरुद्ध विद्रोह करे। मूल तर्क यह है कि वो अपने भीतर के स्वाभाविक, सहज, रचनात्मक और अंतर्ज्ञानी हिस्से को पुनः पहचान ले। जब स्त्री स्वयं से जुड़ती है तो उसके निर्णय बदलते हैं, उसके संबंध बदलते हैं, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, उसका आत्मसम्मान स्थिर होता है। अब तक हमने कथा संरचना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, भारतीय सामाजिक संदर्भ, व्यवहारिक प्रभाव, इन सभी आयामों को कवर किया है। अब हम पुस्तक के विचारों को एक संरचित पुनर्प्राप्ति मॉडल, गहरे मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण और डॉक्यूमेंट्री स्तर के भावनात्मक समापन के साथ पूरा करेंगे। भाग 5 जंगली स्त्री की पुनर्प्राप्ति, एक चरणबद्ध मनोवैज्ञानिक मॉडल। ये पुस्तक केवल सिद्धांत नहीं देती, यह एक आंतरिक वापसी का मार्ग प्रस्तुत करती है। नीचे दिया गया ढांचा पुस्तक के मूल विचारों का व्यावहारिक रूपांतरण है। चरण 1 पहचान की पुनर्स्मृति। अधिकांश महिलाएं अपने वास्तविक स्व से धीरे धीरे दूर हुई होती हैं। यह दूरी अचानक नहीं बनती, ये वर्षों की अनुकूलन प्रक्रिया का परिणाम होती है। पहला कार्य है ये पहचानना, मैं कहाँ समझौता करती रही, मैंने किन इच्छाओं को स्थगित किया, मैंने कब अपनी सहज प्रतिक्रिया पर अविश्वास किया। इस चरण में लेखन अत्यंत प्रभावी उपकरण है। भावनात्मक जर्नलिंग अवचेतन पैटर्न को सतह पर लाती है। चरण 2 अंतर्ज्ञान की पुनर्स्थापना। अंतर्ज्ञान रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह शरीर, अनुभव और स्मृति का संयुक्त विश्लेषण है। प्रयोगात्मक अभ्यास। निर्णय लेते समय शरीर की प्रतिक्रिया नोट करें। असहजता को तर्क से दबाने के बजाय दर्ज करें। छोटे निर्णयों में अपनी प्राथमिकता को प्राथमिक रखें। धीरे धीरे महिला अपनी चेतावनी प्रणाली को पुनः सक्रिय करती है। चरण 3 सीमाओं की संरचना। सीमाएं कठोरता नहीं हैं, वे ऊर्जा संरक्षण तंत्र हैं। सीमा का अर्थ है मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। जब महिला सीमा निर्धारित करती है तो प्रारंभ में विरोध मिलता है, क्योंकि लोग उसकी पुरानी उपलब्धता के आदी होते हैं। लेकिन यही वह बिंदु है जहां वास्तविक पुनर्निर्माण शुरू होता है। चरण 4
रचनात्मक पुनर्जन्म। लेखिका बार बार कहती हैं कि रचनात्मकता आत्मा का भोजन है। यह कला तक सीमित नहीं है। यह समस्या समाधान, संबंध निर्माण, विचार सृजन सब कुछ है। जब महिला नियमित रूप से कुछ सृजित करती है तो वो निष्क्रिय पीड़िता की स्थिति से सक्रिय निर्माता की स्थिति में आ जाती है। यह पहचान को पुनर्गठित करता है। चरण 5, क्रोध का परिष्करण। अस्वीकृत क्रोध विनाशकारी है। समझा हुआ क्रोध संरचनात्मक है। क्रोध को पहचाने, उसका स्रोत समझे, उसे सीमा निर्धारण में परिवर्तित करें। यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। चरण 6, संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। स्वस्थ संबंध वे हैं जहां दोनों व्यक्तियों की आवाज सुनी जाती है, सीमाएं सम्मानित होती हैं, भावनाएं उपहास का विषय नहीं बनती। यदि कोई संबंध लगातार आपकी सहजता को कमजोर करता है तो पुनर्विचार आवश्यक है। भारतीय सामाजिक संदर्भ में समेकन। भारतीय समाज सामूहिक संरचना पर आधारित है। परिवार, परंपरा और सामाजिक अपेक्षाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। ऐसे वातावरण में जंगली स्त्री का अर्थ विद्रोह नहीं है। यह संतुलित आत्मसम्मान है। यह परिवार छोड़ना नहीं है। यह स्वयं को खोना बंद करना है। ये आवाज ऊंची करना नहीं है। ये आवाज स्पष्ट करना है। मनोवैज्ञानिक गहराई। जुंगियन विश्लेषण की झलक। लेखिका का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से प्रभावित है। मानव मन में सचेत और अचेतन परतें होती हैं। अचेतन में आदिम छवियां और भावनात्मक स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। जब स्त्री लोक कथाओं से जुड़ती है तो वो अपने अचेतन से संवाद करती है। ये संवाद उपचारक होता है क्योंकि कथा सुरक्षित दूरी देती है, कथा जटिल भावनाओं को संरचना देती है, कथा अनुभव को अर्थ देती है। इसीलिए ये पुस्तक केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। अंतिम समापन। जंगली स्त्री की वापसी। जंगली स्त्री कोई चरित्र नहीं है, वह मनोवैज्ञानिक पूर्णता की अवस्था है। वह स्त्री जो अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करती है, अपने प्रेम में आत्मसम्मान रखती है, अपने क्रोध को समझती है, अपनी रचनात्मकता को पोषित करती है, अपने चक्रों को स्वीकारती है, वही जंगली स्त्री है। यह पुस्तक समाधान नहीं देती, यह स्मरण कराती है। आप टूटी नहीं हैं, आप दबाई गई हैं। आप अनुपस्थित नहीं हैं, आप छिपाई गई हैं। और जब स्त्री स्वयं को पुनः खोज लेती है तो वह केवल स्वयं नहीं बदलती, वह अपनी आने वाली पीढ़ियों की भावनात्मक संरचना भी बदल देती है। आज की ये यात्रा केवल एक किताब की नहीं थी। ये उस स्त्री की थी जो वर्षों से खुद को समझने की कोशिश कर रही है। यदि इस कहानी में आपको अपना कोई हिस्सा दिखाई दिया, यदि किसी वाक्य ने आपके भीतर दबी हुई आवाज को छुआ, तो ये मंच आपके लिए है। ये चैनल केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, ये उन मानसिक वास्तविकताओं को शब्द देने के लिए है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम यहाँ महिलाओं की मनोवैज्ञानिक परतों को खोलते हैं, उन सवालों पर बात करते हैं जिन्हें अक्सर चुप करा दिया जाता है, उन भावनाओं को वैधता देते हैं जिन्हें नाटक कहकर टाल दिया जाता है। यदि आप चाहती हैं कि ऐसी और गहरी, शोध आधारित और संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री आपके सामने आती रहें, तो इस चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। क्योंकि हर बार जब आप जुड़ती हैं, आप केवल एक चैनल नहीं बढ़ाती, आप एक संवाद को मजबूत करती हैं। कमेंट में लिखिए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके सबसे करीब था। आपकी कहानी किसी और के लिए साहस बन सकती है। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम फिर मिलेंगे एक नई मानसिक परत को समझने के साथ। तब तक अपनी आवाज को दबाइए मत, उसे पहचानिए। धन्यवाद।